हेलो ऑफिसर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मोस्ट प्रोबेबल टॉप 60 क्वेश्चंस, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ऐसे सवालों को जो कि PYQ से बने हुए हैं और वो किस एग्ज़ाम में बने हुए हैं, वो सवाल बनाए कैसे गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी को समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे ये मोस्ट प्रोबेबल है जो कि अगले CGPSC या फिर CGSSB एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अगला पैटर्न हम लोग देखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है रेवती रमन देवांगन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ मैं आप लोग को पहले बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना पेन एंड कॉपी साथ में रखेंगे ताकि आप लोग को किसी पॉइंट को नोट डाउन करना ईजी हो जाए, जो कि मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। क्लियर है? चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप का, जहाँ पे हम लोग को इंस्क्रिप्शन दिए गए हैं और ये सारे इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हें ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो पहला देखते हैं सांची, दूसरा है ऐहोल, तीसरा इलाहाबाद और चौथा है नासिक। पहले मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा किससे सुमेलित है। क्लियर है? ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो है पुलकेशिन से, सांची कॉपर प्लेट जो है वो है चंद्रगुप्त से, इलाहाबाद जो है समुद्रगुप्त से और नासिक जो है वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी से। क्लियर है? इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 1 का B, 2 का A, 3 का D और 4 का C। ये होगा इसका आंसर। इसके अलावा जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? सांची जो ताम्रपत्र है वो लिखा गया है कहाँ पे? सांची स्तूप आप लोग जानते हैं, सांची स्तूप जो MP में है, उसके जो रेलिंग है उस पर इस कॉपर प्लेट को क्या किया गया है? इंस्क्राइब किया गया है। वहाँ पे ये पर्टिकुलर जो अभिलेख है वो लिखा हुआ है। रिलेटेड किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो अब अगला है ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ये रिलेटेड है पुलकेशिन द्वितीय से। और ऐहोल इंस्क्रिप्शन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोग जब जुलाई 2025 का ASI का जो ट्विटर हैंडल है उसको आप चेक करेंगे तो वहाँ पे एक उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि महाभारत वॉर, इससे रिलेटेड एक सवाल ऑलरेडी आपको पूछ भी लिया गया हुआ है। 3101 BC के बाद में ये लिखा हुआ है जो इंस्क्रिप्शन है। इस वजह से ये ऐहोल इंस्क्रिप्शन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और, ऐहोल इंस्क्रिप्शन का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कौन सा है? संस्कृत है। और इसमें और किस चीज़ के बारे में अगर बात किया गया है या फिर इसको और किसने कंपोज किया है अगर बोला जाए तो वो है इनके कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। याद रहेगा, रवि कीर्ति को याद रखना है, हमको संस्कृत लैंग्वेज को याद रखना है क्योंकि अभी इंस्क्रिप्शन के लैंग्वेज के बारे में कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है। ठीक है? इसमें और क्या बातें लिखी हुई है अगर पूछा जाए तो लीनिएज को मेंशन किया गया है। लीनिएज को मेंशन किया गया है मतलब जो क्या बोलना चाहिए, पुलकेशिन द्वितीय थे वो कौन थे? चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, चालुक्य ऑफ वतापी। क्लियर है? तो इसके बारे में, इस लीनिएज के बारे में, इनके वंश के बारे में कहाँ पे मेंशन्ड है? ऐहोल इंस्क्रिप्शन में। अगला इंस्क्रिप्शन जो है वो है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जिसको कंपोज किसने किया था? हरिसेन ने, जो कि कोर्ट पोएट थे किसके? समुद्रगुप्त के। क्लियर है? ये याद रहेगा। इसके अलावा इस अभिलेख में क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है वो भी आप लोग याद रखेंगे। ये जो है इसमें कॉन्क्वेस्ट अर्थात जो समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान चलाया था उन्होंने 3 रीजन को, जिसमें उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। कौन कौन सा? जब वो लोग नॉर्थ में थे तो आर्यवर्त, जब साउथ गए तो साउथ एक्सपेडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण पथ। और जो फॉरेस्ट किंगडम थे उनको क्या बोला जाता है? आर्टविक रीजन। ठीक है? आर्टविक रीजन याद रहेगा। क्लियर है? इसका लैंग्वेज कौन सा था अगर पूछा जाए? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन का था, ये था संस्कृत। याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो अगला देखते हैं नासिक अभिलेख। ये रिलेटेड है गौतमी पुत्र सतकर्णी से। और इस अभिलेख को कंपोज किसने किया था अगर पूछे तो? इसको कंपोज किया था उनकी माता जी ने, जिनका नाम था गौतमी बालाश्री। क्या नाम था? गौतमी बालाश्री। क्लियर है? इस अभिलेख में और क्या चीज़ें मेंशन्ड है अगर पूछा जाए तो इसमें जो मेंशन है वो है सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस लैंडस्केप ऑफ डेक्कन रीजन, मतलब सामाजिक राजनीतिक जो लैंडस्केप था वहाँ का, एंशियंट डेक्कन रीजन का, उसको मेंशन कहाँ पे किया गया है? नासिक अभिलेख में। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। इसमें 3 रीजन के बारे में बात किया गया है, 3 सेटलमेंट को डिवाइड किया गया है। उन सेटलमेंट का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, वो कौन कौन सा है? नगर दैट इज सिटी, इसके अलावा निगम दैट इज टाउन,
और एक और था गांव, दैट इज विलेज। इन चीज़ों को भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये आपको अगले पेपर में देखने को मिल सकता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय और गौतमी पुत्र सतकर्णी को एक और पेपर में कहीं पे पूछा गया है, जिसमें क्या पूछा गया था, अश्वमेध यज्ञ वाला कोई क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर नहीं देखा है तो आप लोग PYQ को जाके देखिए, 2025 2026 वाले जितने पेपर हुए उसमें आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो संस्कार होते हैं, एक्चुअली 16 संस्कार होते हैं, उसमें से उसके क्रम को जमाने के लिए दिया गया है। हमारे पास कौन कौन सा है? सीमांतोनयन, उपनयन, वेदारंभ, निष्क्रमण और चूड़ाकर्म। इन 5 संस्कारों को यहाँ पे दिया गया है, इसको जमाना है। तो चलो जमाने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। आप लोगों को भी पता है कि जो पहला संस्कार होता है गर्भाधान, दूसरा होता है पुंसवन और तीसरा होता है वो कौन सा होता है? सीमांतोनयन। क्लियर है? इसके बाद में चौथा जो होता है वो होता है जात कर्म। इसके अलावा फिर 5वां जो होता है वो है नामकरण। छठवां जो होता है वो होता है निष्क्रमण, छठवां जो होता है वो होता है निष्क्रमण। इसके बाद पे फिर क्या आ जाता है? अन्नप्राशन। उसके अलावा फिर चूड़ाकर्म या फिर इसी को मुंडन संस्कार भी बोलते हैं। तो ये कौन से नंबर का हो गया? 8वें नंबर का। इसके बाद आता है क्या? विद्यारंभ, ना कि वेदारंभ। विद्यारंभ कौन से नंबर का है अगर बोला जाए तो वो है 9वां। उसके बाद है कौन सा? कर्णवेद संस्कार जो कि है 10वां। 11वां होता है उपनयन संस्कार। उसके बाद पे होता है वेदारंभ। वेदारंभ का मतलब होता है गुरु के पास जाकर पढ़ाई की शुरुआत करना, इसलिए ये कौन सा नंबर पे आ गया? अपना 12वां। इसके बाद पे फिर कौन सा आता है? केशांत। उसके बाद पे आता है समावर्तन। उसके बाद विवाह संस्कार और जो अंतिम संस्कार होता है उसको बोला जाता है अंत्येष्टि संस्कार। क्लियर है? तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? सीमांतोनयन सबसे पहला, दूसरा जो है वो क्या होगा? चौथा, फिर क्या होगा? 5वां, फिर उसके बाद कौन सा होगा? उपनयन, और फिर क्या कौन सा होगा? वेदारंभ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 5 2 3। क्लियर है? याद रहेगा? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडो सारासेनिक कला जो होता है वो उसको और किस नाम से जाना जाता है? इंडो सारासेनिक जो कला है उसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंडो फारसी कला या फिर इंडो पर्सियन आर्ट। जो इंडो यूरोपीय आर्ट है इसको बोला जाता है कंपनी स्टाइल, और जो इंडो ग्रीक आर्ट है उसको बोला जाता है गांधार आर्ट। ठीक है, ये एक सवाल खुद में पूछा जा चुका है, ये अगला सवाल होने वाला है। इंडो चीनी कला जो है वो बहुत लेट में आएगा, और जो इंडो यूरोपियन है उसको क्या बोला जाता है? कंपनी स्टाइल। क्लियर है? अब एक चीज़ याद रखना, इंडो सारासेनिक का फीचर क्या है पता है आपको? ये होता है फ्यूज़न ऑफ इंडियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर। मतलब क्या होगा? इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो मिक्सचर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडो सारासेनिक कला। इसमें जो नोटेबल फीचर्स है वो क्या क्या होते हैं? आर्च दिखेंगे आपको, मेहराब देखने को मिलेंगे, डोम्स देखने को मिलेंगे, कैलीग्राफी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जियोमेट्रिक पैटर्न देखने को मिलेगा। 4 बाग गार्डन जो है वो भी इसी का फीचर है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर एक आप याद रखेंगे वो है जाली वर्क। जाली वर्क से आपको एक चीज़ और याद आएगा कि जो राजस्थान की जो संस्कृति थी, है ना, जो मेवाड़ मारवाड़ी ये सब रीजन था, इसमें क्या होता था? मतलब पर्दा प्रथा थी, है ना। इसी से इन्फ्लुएंस होके क्या निकला था? जाली वर्क। क्लियर है? याद रहेगा? आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको इंडिया में जाली वर्क का एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडो फारसी कला। नेक्स्ट वन इज मथुरा कला के बारे में पूछा गया है। ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि आपको गांधार आर्ट ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, गांधार आर्ट लगातार पूछा गया है, इसलिए अब जो अगला सवाल बन सकता है वो बनेगा किससे? मथुरा कला से। इसमें क्या बोला जा रहा है? किस धार्मिक समूह की प्रतिमा इस कला में नहीं दिखने को मिलती है? पहला क्या है? मुस्लिम में नहीं देखने को मिलती है, हिंदू की देखने को मिलती है, बुद्ध की और जैन की। ठीक है, मुस्लिम का नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आइडल जो है वो क्या है? प्रोहिबिटेड है। किसी भी चीज़ की मूर्ति कला जो है वो प्रोहिबिटेड है, किसमें? मुस्लिम में। क्लियर है? और जो मथुरा आर्ट है वो कंटेम्प्रेरी किसका है? समसामयिक किसका है अगर पूछा जाए तो वो है गांधार आर्ट का। क्लियर है? याद रहेगा? गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट किस पीरियड से ओरिजिनेटेड है अगर बोला जाए तो? रूलर थे एक कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी से, है ना, उनके टाइम पे चालू हुआ क्या?
गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो अगला क्वेश्चन है, कुलाहदरन शब्द किसके लिए यूज़ किया जाता था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में? इसका आंसर है सैयद। सैयद क्यों है इसका आंसर, ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंटेड कैप पहनते थे, पॉइंटेड कैप पहनते थे जिसको क्या बोला जाता था? कुलाह। एक सेकेंड, कुलाह बोला जाता था किसको? पॉइंटेड कैप को। इस वजह से सैयद्स को क्या बोला जाता था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में? कुलाहदारन। क्लियर है, याद रहेगा। यूपीएससी 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप लोग जाके देखेंगे, आपको ये मिल जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है वो अजर्सन रीजन टाइप के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आप लोग को क्या देखना है कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है कुलाहदारन का जो रीज़न रहेगा, उसमें जो कुलाह है वो क्या पॉइंटेड कैप के बारे में बात कर रहा है। अगर पॉइंटेड कैप के बारे में बात करेगा कुलाह को लेके, तब हम लोग अजर्सन और रीज़न दोनों को सही मानेंगे, और रीज़न अजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है ये मान के हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ और उनके लेखक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है, ये पूछा गया है। पहला है महावंश, महानाम बिल्कुल सही है। अभिधम्म पिटक गलत है, आनंद ने नहीं किया था इसका। विनय पिटक जो है उपाली बिल्कुल सही है, और मिलिंद पन्हो नागसेन ये भी बिल्कुल सही है। एक चीज़ याद रखेंगे आप लोग मिलिंद पन्हो का, कि ये क्या है? पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। वैसे ही महावंश और दीपवंश जो कि एक संस्कृत एपिक क्रॉनिकल है, किससे? बुद्धिज़्म से रिलेटेड, ये भी किस लैंग्वेज में लिखा गया है? पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया है। महानाम इसके जो महावंश थे उसके रचनाकार कौन थे? महानाम, इसको भी आप याद रखेंगे। और जो अभिधम्म पिटक है उसको लिखा किसने था अगर पूछा जाए तो? मोगली पुत्र तिस्स ने। किस पीरियड में? तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जब चल रहा था अशोकन पीरियड में, तब इसको कंपोज किया गया था। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, चलो एक चीज़ और, जो आनंद हैं उन्होंने क्या लिखा था अगर बोला जाए तो? सुत्त पिटक लिखा था इन्होंने, मतलब इसको रिसाइट किया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे। क्लियर है। उपाली ने भी जब विनय पिटक की बात की थी वो किस पीरियड में की थी अगर बोला जाए तो? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। क्लियर है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये इस साल का मेंस का सवाल आया हुआ है, सीजीपीएससी मेंस को अगर आप देखेंगे तो ये सवाल आया हुआ है, और ये पेपर आप लोग के लिए पहले ही बना दिया गया था। इसका मतलब ये है, ये बताने का वजह कि अगर आप पीवाईक्यू को बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे, उसको पूरी तरह से एनालाइज करेंगे, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि सीजीपीएससी प्री और मेंस एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। इसको भी हम लोग डिकोड करेंगे। मैं जल्दी से जल्दी इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, तब तक बने रहें। क्लियर है। महाचैत्य निम्नलिखित में से किस स्तूप को महाचैत्य और द ग्रेट स्तूप के रूप में सम्मानित किया जाता है? अगर इसका आंसर देखें तो ये क्या होगा? अमरावती। और ये कहाँ प्रेजेंट है अगर बोला जाए तो? आंध्र प्रदेश में। इससे पहले वाले पेपर में आप लोग को केसरिया स्तूप के बारे में मैंने बताया था, अगर आपने वो देखा नहीं है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इसको क्या है? हाईएस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड बोला जाता है। हाईएस्ट स्तूप है कहाँ का? वर्ल्ड का और इंडिया का भी। क्लियर है, याद रहेगा। इसके अलावा जो सोनारी स्तूप है इसके बारे में भी आपको पता है कि इसको किसने एक्सकेवेट किया था अगर बोला जाए तो? किसने इसका खोज किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। सोनारी स्तूपा है वो खुद किस स्तूप के अंदर में है? तो वो सांची स्तूप कॉम्प्लेक्स के अंदर में आता है। इसका मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सांची स्तूप, उसमें सोनारी स्तूप और सांची स्तूप दोनों के दोनों शामिल हैं। दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है? एमपी में। केसरिया स्तूप कहाँ पे है अगर बोला जाए तो? चंपारण में। चंपारण खुद कहाँ पे है अगर बोला जाए तो? बिहार में। क्लियर है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास की किस घटना से शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो संबंधित थे? ये एक सवाल है। इसका आंसर अगर मैं सीधे सीधे बताऊं तो आपको लाल किला मुकदमा। आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे, ये है मुस्लिम, ये है हिंदू और ये है सिख। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और याद कहाँ पर रखना है? लाल किला जो मुकदमा है। इसीलिए ये 3 नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से यूपीएससी का जो 2021 का सवाल था वो इसके ऊपर बना हुआ था। क्लियर है। ये तीनों के तीनों इंडियन नेशनल आर्मी आप जान रहे हैं, इंडियन नेशनल आर्मी के क्या बोलना चाहिए? मेंबर थे,
जिनको रेड फोर्ट ट्रायल दिल्ली में नवंबर 1945 में देखा जा सकता है। क्लियर है। इसके अलावा और मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ जो बाकी ऑप्शन है उसको। शिमला कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था जून से स्टार्ट होके जुलाई 1945 के बीच में। इसके अलावा इसके जो लॉर्ड वेवल थे, किसके किसके बीच में अगर पूछा जाए तो लॉर्ड वेवल थे और जो इंडियन लीडर्स थे उनके बीच में ये कॉन्फ्रेंस को रखा गया था। क्लियर है। इसके अलावा काकोरी षड्यंत्र जो है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या था? ट्रेन की रॉबरी हुई थी। ट्रेन रॉबरी हुई थी, इसका मतलब क्या है? कहाँ हुआ था? काकोरी विलेज में। कहाँ है ये काकोरी विलेज? तो लखनऊ में। इसके अलावा ये इसका डेट अगर पूछा जाए तो कब कब बोलेंगे? 9 अगस्त सन 1925 को। किसके द्वारा? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्लियर है, याद रहेगा। इसके मास्टरमाइंड कौन थे अगर पूछा जाए आपको तो उनका नाम क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल। क्लियर है। आप इसको डिटेल में याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि इसके पूछे जाने के चांसेस इस बारी बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। इसके अलावा जो है केंद्रीय असेंबली बम कांड, केंद्रीय असेंबली बम कांड जो है वो कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को। जब 8 अप्रैल 1929 को हुआ, किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। याद रहेगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इसको, इस क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को कैरी किया था। क्लियर है। काकोरी षड्यंत्र के बारे में आप लोग एसोसिएट्स को भी याद रखेंगे कि कौन इस पर्टिकुलर जो षड्यंत्र है उससे जुड़े हुए थे। मास्टरमाइंड को तो याद रखना ही है, राम प्रसाद बिस्मिल जी को। इसके अलावा जो और एसोसिएट्स थे इससे जुड़े हुए, उनके बारे में भी आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर है। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और क्या क्या याद रखना है, मैं आप लोग को बता दूंगा। या फिर ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट पेपर में जो डिस्कशन होगा उसमें आप लोग को पूरा डिटेल दिया जाए। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कन्नड़ साहित्य की महान त्रयी, रत्नत्रय के सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं? इसका आंसर अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो वो होगा पंपा, पोन्ना और रन्ना। इनको बोला जाता है क्या? रत्नत्रयी ऑफ कन्नड़ साहित्य, कन्नड़ लिटरेचर के रत्नत्रयी हैं ये। क्लियर है, याद रहेगा। इसके अलावा जो पहला ऑप्शन है उसको भी देखेंगे, अपार, सुंदरार और संबंधार, ये थे नायनार सेंट, साउथ इंडिया के। डिवोशनल हाइम जो था इनका, जो इनका कंपोजिशन था उसको बोला जाता है तेवारम। ठीक है। ये तेवारम जो है वो खुद एक बड़े एपिक का क्या बोलना चाहिए आपको, कंपोजिशन है। ठीक है, जिसको बोला जाता है तिरुमराई। ठीक है, तिरुमुरई। याद रहेगा कौन कौन हो शामिल है इसमें तिरुमुरई में? तेवारम और इसके अलावा तिरुवागम। तिरुवागम और तेवारम पार्ट है किसका? तिरुमुरई का। क्लियर है, याद रहेगा। अलवर का जो होता है, ये नायनार आपने देख लिया, तो जो अलवर्स का जो कंपोजिशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नलायिरा दिव्य प्रबंधम। नलायिरा दिव्य प्रबंधम। क्लियर है, याद रहेगा। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है उसमें एक नाम आपको देखने को मिलेगा अंडल, और ये कौन है अगर बोला जाए तो मीरा ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है इनको। बाकी जो ऑप्शन डी है इसमें सारे के सारे जो सेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं किससे? भक्ति मूवमेंट से। क्लियर है, द्वैत अद्वैत, याद है ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का रिलेशन है कहीं ना कहीं इन तीनों का। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऊपर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स में बताया है कि ये पर्टिकुलर जो नाम है कौन कौन से, राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, श्रीधरलू नायडू, इसके अलावा विवेकानंद, ये सारी जो नाम हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है आप उसको भी जाके देख सकते हैं कि आखिर मैंने इन नामों को क्यों यहाँ पे रखा हुआ है। क्लियर है, याद रहेगा। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। आत्मीय सभा को मिलान करना है, ये किससे रिलेटेड है अगर बोला जाए तो? राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय सभा अभी आप लोग को CGPSC प्री के 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है, आप लोग को इसको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा आदि ब्रह्म समाज को भी कहीं पूछा गया है ना, उसका डेट पूछा गया था, उसको आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया एक जगह मुझे देखने को मिला था, इसलिए ये पर्टिकुलर ऑप्शन को डाला गया है, जिसके क्या बोलना चाहिए संबंधित व्यक्तित्व कौन थे अगर बोला जाए तो के श्रीधरलू नायडू। क्लियर है। और साधारण ब्रह्म समाज किससे रिलेटेड है अगर पूछा जाए तो ये है शिवनाथ शास्त्री।
अब देखो इन सब का डेट भी आप लोग याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि इसको क्रोनोलॉजी में जमाने के लिए आप लोग को पूछा जा सकता है। क्लियर है? आत्मीय सभा कब बना? 1815 में। आदि ब्रह्म समाज कब बना? 1866 में। बना किससे? तो ब्रह्म समाज से अलग होके। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कब बना? 1871 में। और जो साधारण ब्रह्म समाज है उसका एग्जैक्ट डेट कहीं पे पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, वो कौन सा है? 15 मई 1878। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है। अब देखो ये जो ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया है वो रिलेटेड है किससे? श्रीधरलू नायडू से। बना कब है? ये बना था एक्चुअली, इसका ओरिजिनल नाम जो था वो था मद्रास वेद समाज। मद्रास वेद समाज कब बना था अगर बोला जाए तो 1864 में। इसका जो इन्फ्लुएंस था वो इन्फ्लुएंस किससे मिला हुआ था अगर बोला जाए तो वो थे केशव चंद्र सेन। याद रहेगा? अब देखो साधारण ब्रह्म समाज जो है उससे कुछ नाम आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तो आपको पता चल गया शिवनाथ शास्त्री, इसके अलावा जो दो और हैं आनंद मोहन बोस और उमेश चंद्र दत्त। क्लियर है? याद रहेगा ये सारी चीज़ें। राजा राम मोहन रॉय ने एक और जो मेन सभा का निर्माण किया उसको क्या बोला जाता है अगर बोला जाए तो 1828 में ब्रह्मो समाज को इस्टेब्लिश किया। किन्होंने? राजा राम मोहन रॉय ने। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे 4 नदियों का उल्लेख किया गया है और इनकी लंबाई के घटते क्रम में हमको क्या करना है? इस ऑर्डर को जमाना है। क्लियर है? देखते हैं। पहला क्या दिया है? ब्रह्मपुत्र। लंबाई पूछा है, इंडिया में नहीं बोला गया है, इसलिए क्या हो सकता है? ब्रह्मपुत्र सबसे पहले नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर ओवरऑल अगर देखा जाए तो। और इंडिया में अगर बोला जाए तो 916 किलोमीटर के आसपास इसकी खुद की लंबाई है। कृष्णा नदी जो है वो 1400 किलोमीटर लेंथ पे बहती है। इसके अलावा जो तापी नदी है वो 724 किलोमीटर के लेंथ पे बहती है। और जो महानदी है वो 890 किलोमीटर के लेंथ में क्या करती है? बहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमको देखना है क्या? ब्रह्मपुत्र, जो कि सबसे लास्ट में आएगा। तो ये डी ऑप्शन खत्म हो गया। अपने पास 3 ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं। तो ब्रह्मपुत्र के बाद कौन आना चाहिए? तो कृष्णा नदी आनी चाहिए। और कृष्णा नदी कौन सा है? 2nd नंबर पे। ठीक है, इसके बाद पे महानदी आना चाहिए, ये आए 4थे नंबर पे, मतलब तीसरे इधर से। और जो तीसरा है ताप्ती, जो कि सबसे छोटी है। क्यों? क्योंकि 724 किलोमीटर ही इसका लेंथ है। तो आंसर वुड बी ए। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखते हैं। 12वां सवाल बोल क्या रहा है कि भूमध्य सागर क्षेत्र में चक्रवातीय प्रकार की वर्षा होती है। कारण ये बोल रहा है कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो भारत में शीत ऋतु के दौरान पे क्या होती है? वर्षा होती है। दोनों के दोनों सही हैं अपने इंडिविजुअल में अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर हम लोग को ये जानना है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो चक्रवात प्रकार की वर्षा होती है उसकी रीजन हमको पता होना चाहिए था। जो रीज़न है वो देना चाहिए था, तभी हम लोग जो रीज़न है उसको बोल पाते कि वो अजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑल्दो जो अजर्सन और रीज़न है अपने खुद में सही हैं, लेकिन रीज़न जो है वो अजर्सन को नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इसका सही रीज़न क्या होना चाहिए इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो फ्रंटल रेनफॉल होते हैं, जो 2 फ्रंट्स एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। और इस साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से ही चक्रवातीय प्रकार की जो वर्षा होती है, जिसको हम लोग एक और नाम से जाते हैं साइक्लोनिक टाइप ऑफ रेनफॉल के नाम से, वो होती है। तो रीज़न क्या हो जाता है इसका? साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस अगर आपको ऑप्शन में दिखता, या फिर फ्रंटल रेनफॉल अगर आपको ऑप्शन में दिखता, तब आंसर क्या होता? ए। अदरवाइज इसका आंसर क्या है? बी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल पूछा जा चुका है। इन सारे नाम को याद रखना जिसको मैं अभी लगातार आपके सामने टिक कर रहा हूँ, है ना। इन सबको कहीं ना कहीं आपको पूछा हुआ है। ये 5 नाम एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, 6 नाम एक्चुअली आपको याद होने चाहिए, जिसके बारे में सवाल कहीं ना कहीं से बन सकता है। क्लियर है? जायकवाड़ी बांध एक्चुअली अगर देखा जाए कहाँ पे उपस्थित है, वो है महाराष्ट्र में। जो सरदार सरोवर बांध है वो है गुजरात में। जो कलनई बांध है वो है तमिलनाडु में। और जो बजाज सागर बांध है वो है राजस्थान में। इसके अलावा और अगर देखा जाए, अब इनको मिला के देखते हैं तो क्या होगा। जो जायकवाड़ी है वो बना हुआ है किस नदी पे? गोदावरी नदी पे। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पे। कलनई बांध कावेरी नदी पे। और जो बजाज सागर बांध है माही रिवर पे। ठीक है, माही को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे,
क्योंकि इससे अभी लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं जहाँ पे आपको माही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है, याद रहेगा। तो एक चीज़ और याद रखेंगे, जो बजाज सागर बांध है वो किसके बीच में जॉइंट वेंचर है, अगर पूछा जाए आप लोग को, जैसा कि अभी CGPSC के एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कौन सा जॉइंट वेंचर से बना हुआ है, तो ये है राजस्थान कितना % शेयर लेके 45%, और जो गुजरात का शेयर है वो कितना है 55%। इन दोनों से मिला के बना हुआ है कौन सा बांध, बजाज सागर बांध। क्लियर है। कलनाई बांध के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कलनाई बांध इंडिया का क्या है, ओल्डेस्ट बांध है। किसने बनवाया था, तो कैरिकल चोला ने बनवाया था, मतलब एंशियंट पीरियड में ही ये बन गया था। तो ये भी आपको याद में रखना है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं ग्रैंड एनी कट। ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो आपको कभी ना कभी मेंस एग्ज़ाम में, CGPSC के मेंस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर्ड रखेंगे। सरदार सरोवर बांध के बारे में आपसे पूछा गया था, तो सरदार सरोवर बांध है वो किसके बीच में जॉइंट इनिशिएटिव है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपेन हजारिका सेतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। मतलब हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट जानना है यहाँ पे। भूपेन हजारिका सेतु जो है वो बना हुआ है लोहित नदी पे, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। बिल्कुल सही बात है। यह जल के ऊपर भारत का सबसे लंबा पुल है। बिल्कुल सही बात है, जिसकी लंबाई कितनी है 9.16 किलोमीटर। क्लियर है। इसको धोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये किसको ब्रिज करता है अगर बोला जाए तो, उसको आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है। जो डी है ये बोल रहा है कि आर्च मेहराबदार पुल है, ये बिल्कुल गलत है। आर्च मेहराबदार पुल जो है इंडिया में वो है फेमस पुल जिसको बोला जाता है चेनाब रेल ब्रिज, जो कि हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है दुनिया का। क्लियर है। लेकिन जो भूपेन हजारिका सेतु है ये क्या है, अपना बीम टाइप ऑफ ब्रिज है। बीम टाइप ऑफ ब्रिज, और क्या बोलना चाहिए, मेहराबदार ब्रिज, या फिर क्या बोलना चाहिए केबल कनेक्टेड ब्रिज। इस सब चीज़ के बारे में मैंने अपने जो डेमो टेस्ट था उसमें बात किया हुआ है। आप वहाँ पर से जाके समझ सकते हैं कि इन सारे पुल के डिफरेंस क्या क्या हैं। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत सब पूछा हुआ है तो यह एक आर्च मेहराबदार पुल है, ये गलत है। ये एक बीम ब्रिज है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे हम लोग को सुमेलित करने को बोला गया है। ठीक है। वो क्या है, चेंचू, सिद्धि, कदार और राजी। आप लोगों ने ये कदार जो है वो लगातार CGPSC के प्रीलिम्स एग्जाम में देखा होगा, इसलिए इस पर्टिकुलर ट्राइब को एंटर किया गया है। और ये किस लिए एंटर है अगर बोला जाए तो, कदार मिलते कहाँ पे हैं, केरल में। ठीक है। चेंचू जो है वो मिलते हैं कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। जो सिद्धि है वो कहाँ पे मिलता है अगर बोला जाए तो, वो मिलता है गुजरात में। और जो राजी है वो हमको देखने को मिलता है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो चारों नाम हैं ये पार्ट है किसका, PVTG का। और PVTG है मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। तो आपको इतना पता होगा कि 75 PVTG डेजिग्नेटेड हैं सेंट्रली लेवल पे, है ना। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो वो आपको मिल जाएगी हमारे डेमो टेस्ट वाले पेपर पे, है ना, जिसमें मैंने इसको डील करके रखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो और लगातार पूछे गए जो PVTG है उसको भी आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन सा, बोंडा जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, उड़ीसा में। और जरावा, सेंटिनलीस और ऑन्जेस, ये तीनों आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार पे। ऐसे ही है बैगा ट्राइब, जिसको पूछा गया है कंटिन्यूअसली कहाँ पे देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ MP वाले बॉर्डर पे। ठीक है। दोनों जगह पे आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा जो है सहारिया, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इसको भी कंटिन्यूअसली पूछा जाता है, जो कि मिलता है हमको कहाँ पे, राजस्थान और MP में। इसके अलावा जो पांचवा है वो है जेनु कुरुबा। क्या है, जेनु कुरुबा, जो कि कहाँ पे मिलता है हमको, कर्नाटक में। क्लियर है, याद रहेगा। आप लोग एक चीज़ और याद रखेंगे, ये जो 75 PVTG जिनको डेजिग्नेट किया गया है वो किस 5 ईयर प्लान के अंदर, कौन से साल में, कितने स्टेट्स में और कितने यूटीज़ में शामिल है, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी सवाल डेफिनेटली बनेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से जीवाश्म ईंधन है, इसके बारे में बात किया गया है। अब देखो, जीवाश्म ईंधन मतलब क्या होता है, एक नेचुरल फ्यूल
जो कि फॉर्म हुआ है किससे, लाखों करोड़ों साल से बन रहा है डेड एनिमल से या फिर प्लांट से। मतलब जो डेड एनिमल या प्लांट के जो रेसिड्यू बचे हुए हैं, जो कि उनके कुछ पार्ट बचे हुए हैं, जिससे क्या बना हुआ है, फॉसिल फ्यूल। क्लियर है। कोयला बिल्कुल सही बात है, पेट्रोलियम भी उसी से बना हुआ है, बायोगैस नहीं बना हुआ है और जल भी नहीं बना हुआ है। इसमें हम लोग को पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी बी। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप लोग इस साल अभी अपकमिंग एग्जाम में एक अजर्सन रीजन क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार फॉसिल फ्यूल, नॉन रिन्यूएबल फ्यूल, रिन्यूएबल फ्यूल, इस सब चीज़ों के बारे में आपको कंटिन्यूअसली सवाल देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा प्रेडिक्शन है कि अगला सवाल जो है वो यहाँ से बनेगा, और कैसा बनेगा, वो बनेगा अजर्सन रीजन टाइप पे। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अजर्सन रीजन वाला है, फॉस्फोरस पौधों के प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है, बिल्कुल सही है। फॉस्फोरस सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने के प्रमुख भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। ऑल दो जो कथन और कारण है दोनों इंडिविजुअली सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो कथन को नहीं समझा पा रहा है। वजह क्या है कि ये जो है प्रमुख पोषक तत्व, दैट इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक क्वांटिटी की बात कर रहा है, एक मात्रा की बात कर रहा है, जबकि जो दूसरा रीज़न है वो क्या बोल रहा है, इसकी भूमिका, दैट इज़ फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। हमको क्या चाहिए था एक्सप्लेनेशन के लिए, मैक्रो है अर्थात क्वांटिटी के बारे में बात करना चाहिए था, जो रीज़न है वो क्वांटिटी, मात्रा के बारे में बात करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भूमिका, दैट इज़ फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या बोलना चाहिए, जो रीज़न है वो अजर्सन को सही तरीके से व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अजर्सन रीजन टाइप का। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ग्रीन हाउस गैसें जो है वैश्विक तापमान, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारणों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन हाउस गैसें अवरक्त किरण, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है, जैसी दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणों को अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, ऐसा बोला जा रहा है, जो कि लॉन्ग वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, जिसका क्या बोलना चाहिए, जो कि एक सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो लॉन्ग वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है CO2, CH4, N2O, NO2, NOx, है ना, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करती है और पृथ्वी को गर्म करने का काम करती है। क्लियर है, याद रहेगा। तो आंसर वुड बी ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये इन्वायरमेंट का एक फेवरेट सवाल है, जो कि आपको अगले किसी एग्जाम में अजर्सन रीजन टाइप में, मैच द फॉलोइंग टाइप में, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे किसी भी प्रकार से आपको ये देखने को मिल सकता है। हमने यहाँ पे क्या पूछा है कि ये जो पर्टिकुलर टर्म्स दिए हुए हैं इकोटोन, उसका निकटतम संबंध किससे है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसको आपको मैच द फॉलोइंग में बताना है। जो इकोटोन होता है वो आपको भी पता है एक संक्रमण क्षेत्र होता है। इकोटोन तालाब का या फिर इस क्या बोलना चाहिए, इकोसिस्टम का ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे 2 इकोसिस्टम, मान लेते हैं कि ये टेरिटोरियल इकोसिस्टम है और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, और यहाँ पे जो जीव रह रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन। क्लियर है, याद रहेगा, इकोटोन बोला जाता है। ये कैसा टाइप का एरिया है, तो ये एक संक्रमण क्षेत्र है। क्लियर है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको पूछा गया है, इसका आंसर होगा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। इसका जो फॉर्मूला है वो भी आप लोग याद रखेंगे। फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया है, तो NPP, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इज इक्वल टू GPP माइनस रेस्पिरेशन। क्लियर है, मतलब जो रेस्पिरेशन है वो एक एनर्जी लॉस का काम करता है, और जो GPP है वो एनर्जी स्टोर्ड है, जो एनर्जी संग्रहित करके रखी गई है किस क्या बोलना, फिनोमिना से अगर बोला जाए तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको बोला जाता है क्या, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है, तो फॉर्मूला क्या होगा NPP का, GPP माइनस रेस्पिरेशन। क्लियर है, याद रहेगा। अब यूट्रोफिकेशन लगातार आपको पेपर में देखने को मिलता है, तो इसका जो ओरिजिनल इफेक्ट है वो क्या है पता है, शैवाल प्रस्फुटन, एल्गल ब्लूम जिसको बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो यमुना नदी है उसमें आपको सादे जो सफ़ेद रंग का क्या बोलना चाहिए, झाग झाग सा देखने को मिलता है ना, वही इफेक्ट है किसका, उसी को बोला जाता है क्या, एल्गल ब्लूम, क्या, शैवाल प्रस्फुटन। क्लियर है, ठीक है। चलो देखते हैं अब जो जैव ऊर्जिकी है, ये इसी साल के
आपको इसमें क्या बोलना है CGPSC प्रीलिम्स के सवाल में देखा गया है। इस सवाल को ध्यान से याद रखेंगे और ये रिलेटेड है किससे, ऊर्जा प्रवाह से, एनर्जी फ्लो से रिलेटेड है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी सी। क्यों, क्योंकि 1 का B, 2 का D, 3 का A और 4 का क्या है, वो है C। ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही जगह है, वो है कौन सा, ऑप्शन C। क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। IT आधारित सेवाओं को उनके प्रारंभ लॉन्च के क्या बोलना चाहिए, कालानुक्रमिक क्रम में हमको व्यवस्थित करने को बोला गया है। ठीक है, पहले मैं आप लोग को इसका डेट बता देता हूँ कि कब कब लॉन्च हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे। पहला है क्या, ई-नैम, ये कब बना है, अप्रैल 2016 में। ई चौपाल जो है सन 2000 में। डिजी लॉकर जो है जो ई पाठशाला जो है वो बना हुआ है नवंबर 2015 में। और जो डिजी लॉकर है वो लॉन्च हुआ था कब, जुलाई 2015 में। क्लियर है, याद रहेगा। तो इस हिसाब से जब हम लोग इसको जमाएंगे तो आंसर वुड भी, सबसे पहले आएगा ई चौपाल, तो 2 पहले आएगा। फिर उसके बाद में कौन सा आना चाहिए अपने को, अप्रैल 2016 वाला ई-नैम, ये होना चाहिए कहीं पे ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद पे नहीं सॉरी, ये डिजी लॉकर है ना, ये कब हुआ था, जुलाई 2015 में, तो ये आएगा। तो 2 के बाद 4, उसके बाद में 3 नवंबर 2015 और उसके बाद में एक ई-नाम सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर है। अब देखो ई-नाम जो है वो क्या है, पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। किसको कनेक्ट करता है, APMC जो मंडी बने हुए हैं, है ना, मंडी बोर्ड के अंदर में, उनको क्या बोला जाता है, उनको कनेक्ट करने का काम करता है, ताकि हम लोग एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट कर सकें। क्लियर है, एग्रीकल्चर कमोडिटी को लेके। ई चौपाल जो है ITC लिमिटेड द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, किसको लिंक करने के लिए अगर बोला जाए तो रूरल फार्मर को कनेक्ट करने के लिए ई चौपाल ITC ने चालू किया। कौन से सन में, सन 2000 में। ई पाठशाला जो है वो NCERT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके बीच में एक जॉइंट कोलैबोरेशन था, और उससे बना कब, ई पाठशाला नवंबर 2015 में। ऐसे ही डिजी लॉकर जो है वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर में आता है, जो कि बेस्ड है किस पे अगर पूछा जाए तो, प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरेज, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब क्या क्या है, स्टोर कर सके डाटा हम लोग, डाटा को शेयर कर सके हम लोग, और इसके अलावा जो है डाटा को वेरीफाई भी किया जा सके। क्लियर है, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। संघ बजट 2026-27 के अनुसार जो राजकोषीय घाटा है अपना, ठीक है, 2026-27 के अनुसार जो राजकोषीय घाटा है उसका लक्ष्य कितना रखा गया है, अगर आप लोग को पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.3%। जो 4.4% जिन्होंने आंसर टिक किया था टेस्ट में, वो 2025-26 का था, लेकिन अभी हम लोग को किसका पूछा गया है, 2026-27 का। इसके अलावा आप लोग को कुछ की टर्म और याद रखना पड़ेगा, जो कि क्या क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर है, याद रहेगा। चलो, और इसके अलावा और कुछ टर्म भी आप लोग याद रख सकते हैं जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। वो कौन कौन से हैं, डेब्ट टू GDP रेशियो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, इन चीज़ों को भी आप लोग को याद में रखना है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। प्रत्यक्ष कर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स, की आवश्यक विशेषताएं कौन सी है, ये हम लोग को सवाल में पूछा गया है। कर का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, बिल्कुल सही है। कर का भार, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, बिल्कुल सही है। कर का स्थानांतरण, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो फीचर है ये है इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। ठीक है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कौन सा सही है अगर पूछा गया है तो आंसर वुड बी ए। क्लियर है, याद रख, ठीक है, तो आंसर वुड बी ए। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है, असर्शन रीजन पूछा गया है, किस चीज़ से रिलेटेड है, इकोनॉमी से। और बाजार में मांग उसकी सप्लाई की तुलना में तेज़ी से बढ़ती है तो उस चीज़ की संतुलित कीमत बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई से ज़्यादा होगा डिमांड, तो जो डिमांड कर रहे हैं वो लोग क्या क्रिएट करेंगे, शॉर्टेज क्रिएट करेंगे। जब किसी चीज़ का शॉर्टेज होता है तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ब्रीच होता है, और प्राइस जो है बढ़ाना पड़ता है। क्लियर है, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी करीब करीब इसी से ही रिलेटेड होना चाहिए था। एक्सप्लेनेशन को एक बारी हम लोग देखते हैं कि बाज़ार में ज़रूरत से ज़्यादा मांग होने पर
कीमत बढ़ने का दबाव बनता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम को रीच करना है ना, क्योंकि सीमित मात्रा में उपलब्ध चीज़ों को खरीदने के लिए ग्राहक आपस में होड़ करते हैं, सबको लगता है कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और जब ये कंडीशन डेवलप होता है तो प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। क्लियर है? तो आंसर वुड बी ए। अगला है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई की गणना के लिए नया आधार वर्ष कौन सा है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये इसका आंसर मैं आप लोग को सीधे बताऊं तो 2024 है। जो 2022-23 टिक किए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो 2022-23 है ये रिलेटेड है किससे, सीपीआई से, डब्ल्यूपीआई से, या फिर आईआईपी से, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से। क्लियर है? तो उन लोग के लिए आंसर क्या होगा, बी, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2024। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विकास दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने दिया था? इसका आंसर है प्रोफेसर राजकृष्ण। ये आप लोग को सीजीपीएससी प्री 2024 या 23 में ये नाम आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए पर्टिकुलरली इस नाम से एक सवाल बनाया गया है ताकि आप लोग को ये बताया जा सके कि ऑप्शन से भी कैसे सवाल बन के आ सकते हैं। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर राजकृष्ण। जो VKRV राव है ये भी आप लोग को कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा उसी सवाल में, जो कि रिलेटेड है किससे, स्टैटिस्टिक्स से, सांख्यिकी से। जो PC महालनोबिस है उन्होंने एक डिस्कवरी की थी बहुत ज़रूरी, जिसको बोला जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोग को देना था क्योंकि इससे भी सवाल बन सकता है आपके साइंस में, है ना। तो ये भी नाम आप याद रखेंगे PC महालनोबिस का। इसके अलावा जो DT लकड़ा साहब थे ये रिलेटेड है पावर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया से। क्लियर है? ये चारों नामों को आप याद रखेंगे। इन चारों में से एक सवाल कभी ना कभी आप लोग को फिर से देखने को मिल सकता है। क्लियर है? अगला है, G20 समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये पूछा गया है। इसका आंसर अगर सीधा देखा जाए तो ये है मियामी। मियामी खुद कहाँ पे प्रेजेंट है अगर बोला जाए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि USA के आसपास का ही रीजन है जहाँ पे आप लोग को मियामी देखने को मिल सकता है, जो कि पार्ट है किसका, नॉर्थ अमेरिका रीजन का। ठीक है, आप लोग एक चीज़ और याद रखेंगे, जो G20 शिखर सम्मेलन है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका इस साल का थीम क्या है। ठीक है, थीम को याद रखेंगे क्योंकि थीम लगातार आपको एग्जाम में देखने को मिलते रहता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। रामसर स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोला गया है। उत्तर प्रदेश स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। सही है? ठीक है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में है, उसके बाद भारत और फिर मैक्सिको का स्थान आता है। गलत बात है, यूनाइटेड किंगडम है वो पहले आपको देखने को मिल सकता है, उसके बाद पे फिर मैक्सिको आता है, और जो भारत का रैंक है वो है तीसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दूसरा तो गलत है, और बाकी ऐसा कोई सा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो सही कथन कौन सा है अगर बोला जाए तो 1, 3 का 4। क्लियर है? भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में है, बिल्कुल सही है। चिल्का झील ओडिशा और केवलादो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर में जो है उसको पहले रामसर स्थल के रूप में क्या किया गया था, चिन्हित किया गया था। ये भी सवाल, ये भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। ये सिर्फ गलत है, भारत का याद रखना है, ये 3rd रैंक का हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, रामसर स्थल मौजूद है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट चीता कब बॉर्न इन इंडिया, मतलब भारत में पहले जन्मे चीता शावक का नाम क्या है। इसका आंसर अगर मैं आप लोगों को सीधे बताऊं तो वो है मुखी। ठीक है, अब देखो ये सवाल जब मैं फ्रेम कर रहा था मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहा था कि एग्जामिनर का माइंडसेट आप लोग इससे समझ सकते हैं। अब आप लोग खुद याद रखिए कि देखो, अगर आपको मुखी दिखेगा आप लोग इसको याद करने के लिए ट्राई करोगे कि ज्वालामुखी एक वर्ड होता है ना, ज्वालामुखी वर्ड होता है जिससे हम लोग याद रख सकते हैं कि चीता का जो बच्चा था वो ज्वालामुखी टाइप का पहली बार निकला है इंडिया में, है ना। तो इसको हम लोग ज्वालामुखी से याद रख सकते हैं। तो आपको जो एग्जामिनर है वो ट्रैप करने का कोशिश करेगा, वो कहाँ पे करेगा, ज्वाला। पहला ही ऑप्शन जो है वो डाल दिया इन्होंने, ज्वाला। ठीक है, इसके अलावा जो डी ऑप्शन है उसको देखेंगे, मुफासा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है, एग्जामिनर लाइक मी, उनको भी पता है कि आप सब ने एक वेब मूवी देखा हुआ है, कार्टून मूवी था बहुत पुराना, हमारी जब हम छोटे थे तब की लाइफ से जुड़ा हुआ। उसमें जो लायन था उसका नाम था क्या, मुफासा।
जिनको कन्फ्यूज़न होगा, जिनको नाम को पता ही नहीं है, उनको लगेगा कि शेर था जिसका नाम था मुफासा, तो हम लोग इसी को मार के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब जो तीसरा नाम है उसको समझो, ये लिखा हुआ है क्या, जूनो। जिनको पता है कि चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है 17 सितंबर 2022 को, कहाँ पे रिलीज़ किया गया अगर पूछा जाए तो वो है कूनो नेशनल पार्क। और जिनको कूनो नहीं याद आते रहेगा उनको ट्रैप करने के लिए एक ऑप्शन है, वो क्या है, जूनो। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सवाल इस सवाल की फ्रेमिंग आप लोग को कैसे लगी ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि इस तरह के ट्रैप क्या आप लोग और देखना चाहते हैं। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, KITG 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोला गया है। ठीक है, ये सवाल आपको CGPSC के मेंस में पूछा गया है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जब मेंस हो रहा था उससे पहले ये पेपर आप लोग को शायद मिल चुका था या फिर मिलने वाला था, क्योंकि ये पेपर मैंने पहले से बना लिया था। तो अगर जिन लोगों ने वो सवाल जिनको पता था, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड को मैंने बताया था कि ये सवाल मैं बना रहा हूँ, है ना, तो उन्होंने शायद इस पेपर को बेहतर तरीके से बनाया होगा, इस सवाल को बेहतर तरीके से बनाया होगा। ठीक है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं फटाफट से। KITG 2026 की मेजबानी करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको अभी अभी अनाउंस किया गया है। जो हमारा ट्राइबल गेम था उसको अब क्या कर दिया गया है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, है ना, इसके नाम पे परिवर्तन किया गया है और इसको पहली मेजबानी करने के लिए छत्तीसगढ़ को मिला है। इस KITG 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है अगर बोल रहा है तो रायपुर, बिलासपुर पे नहीं हो रहा है, और सरगुजा में हो रहा है। ठीक है, बिलासपुर की जगह ये क्या होना चाहिए था, जगदलपुर। अर्थात क्या है, जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो खुद में गलत हो गया। प्रतियोगी एवं प्रदर्शन खेलों सहित कुल 7 खेल खेले गए, बिल्कुल गलत है। दोनों को मिला के टोटल 9 खेल खेले गए, है ना। प्रतियोगी जो था वो 7 और जो प्रदर्शन था वो था 2, टोटल 9 था, है ना। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। कथनों का चयन करना है, असत्य कथन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, दैट इज ऑप्शन बी। इस खेल का शुभंकर मोरवीर है, बिल्कुल सही है। आप लोग को इसमें एक और पॉइंट ऐड करना है जो कि आप खुद से ऐड करेंगे, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो क्या है कि जो टोटल 9 खेल हैं, 2 प्रदर्शन और जो बाकी 7 प्रतियोगी हैं, उसका भी आप लोग लिस्ट को रेडी करके रखेंगे, क्योंकि अगला सवाल जो है, अगला पेपर में जो सवाल आने वाला है वो कहीं ना कहीं इन 7 खेल के ऊपर वो पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा खेल सम्मिलित था। क्लियर है, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनको KITG 26 फर्स्ट बार जो हो रहा है उसकी मेजबानी करने का अवसर प्रोवाइड किया गया है किसको, छत्तीसगढ़ को। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका आंसर अगर सीधा से देखा जाए तो वो है सफ़ीन हुसैन। एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन जो है उनका निर्माण किया था और उसके लिए उनको मैग्सेसे अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये जो एजुकेट गर्ल फाउंडेशन था वो उसको कब इस्टेब्लिश किया अगर पूछा जाए तो 2007 में। किसने इस्टेब्लिश किया, सफ़ीन हुसैन ने। और उनको कौन सा अवार्ड मिला, तो रेमन मैग्सेसे 2025 का अवार्ड इनको मिला हुआ है। अब बाकी जो नाम है उसको मैं बताना चाहूँगा कि कैसे ट्रैप बना हुआ है। सोनम वांगचुक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, है ना, तो ये आप लोग यहाँ पे टिक मार के बोल सकते थे कि हमने यहाँ पे गलत कर दिया। ऐसे ही फातिमा बॉस, ये एक्चुअली मिस यूनिवर्स बनी है 2025 की। कहाँ से बिलोंग करती है अगर बोला जाए तो मैक्सिको से। वैसे ही जो सुपर्णा शर्मा है, इनको अभी अभी पुलित्जर प्राइज़ मिला हुआ है। शेयर किया है इन्होंने पुलित्जर प्राइज़ किसके साथ में, ब्लूमबर्ग की नेटली ओबिको पियर्सन के साथ। ठीक है, ये इंडियन है। इनके साथ में एक और इंडियन है, उनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, आनंद आरके। इनको भी पुलित्जर प्राइज़ मिला हुआ है, मतलब 2 इंडियन को मिला हुआ है, सुपर्णा शर्मा और आनंद आरके। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। इसका सीधा सा आंसर अगर देखा जाए तो 36वां संविधान संशोधन, जो कि है 1975। मैंने ये डेट जानबूझ के सेम रखा था ताकि आप लोग को ये जो संविधान कौन सा एग्जैक्ट था वो आप लोग को याद किया जाना जरूरी है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे, जो 35वां संविधान संशोधन था एक्चुअली ये हुआ था 1974 में। और इसमें क्या हुआ कि जो सिक्किम है ना, उसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, याद रहेगा।
सिक्किम बना कब अगर बोला जाए फुल फ्लेज्ड स्टेट 16 मई 1975 को। ट्रांजिशन हुआ इसका कहाँ से, मोनार्की टाइप ऑफ रूल से चेंज होके इनको बनाया गया, जो कि मोनार्की टाइप ऑफ रूल जो था वो किसके द्वारा चलाया जा रहा था, तो जो चोग्याल डायनेस्टी थी, चोग्याल जो रूलर थे उनके द्वारा सिक्किम को रन किया जा रहा था एज अ मोनार्की, है ना। तो इनको 22nd फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया 16 मई सन 1975 में। ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोग याद रखेंगे किस संविधान संशोधन के अगर बोला जाए तो 36वां संविधान संशोधन सन 1975 के थ्रू। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजर्सन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये सवाल एक जगह पहले पूछा गया है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने क्या बोलना चाहिए, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर जो था वो एक बार पूछा गया था, तो उससे रिलेटेड अजर्सन रीजन में कौन सा सवाल बन सकता है, ये यहाँ पे आपको फ्रेमिंग में देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो जो क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्त है उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ राज्य निर्वाचन आयोग। बिल्कुल गलत है, राज्य निर्वाचन आयोग से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या करेंगे, ये परामर्श लेंगे, उसी के हिसाब से इनको नियुक्त किया जाएगा। ये लिखा कहाँ पे है अगर पूछा जाए तो आर्टिकल 324 क्लॉज 4 आप जाके पढ़ेंगे, 324 क्लॉज 4 जो है संविधान का वो आप लोग जाके पढ़ेंगे, वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है इलेक्शन कमीशन से परामर्श लेना है, ना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन से। क्लियर है। तो ये गलत हो गया। हम लोग का जो अजर्सन रीजन वाला रूल का वीडियो है आप लोगों ने अगर वो देखा होगा तो वहाँ पे हमने एक रूल ये डिसाइड किया था कि हम लोग को रीजन अजर्सन को पहले पढ़ना है, अगर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो हम लोग को सीधा एक ऑप्शन पे जाना है। वो कौन सा है, ऑप्शन डी, जहाँ पे कारण तो सत्य है लेकिन जो कथन है वो असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन रीजन को भी हम लोग देख लेते हैं एक बारी। निर्वाचन आयोग को संविधान द्वारा प्रदत्त कार्यों के निर्वहन में सहायता हेतु क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। ये कहाँ पे लिखा हुआ है अगर पूछा जाए तो आर्टिकल 324 को आप जाके फिर से रीड करेंगे, स्पेशली जो उसका क्लॉज 4 है उसको। ठीक है। और जो ये इनके सैलरी वगैरह टेन्योर वगैरह के बारे में बात जो होता है वो होता है आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में। ठीक है। तो वो भी आप लोग एक बारी देख के रखेंगे। इलेक्शन रिसेंटली हुआ है, लगातार इलेक्शन चलते रहता है, तो इलेक्शन जो है वो हमेशा से हॉट टॉपिक रहता है। अगर हॉट टॉपिक है तो इसके बारे में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप रखेंगे उतना आप लोगों के लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है। ये वाला पर्टिकुलर जो सवाल है वो एग्जैक्टली उठाया गया है बाल अधीक्षक 2025 के एग्ज़ाम से, क्योंकि इसके पूछे जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हाई लग रहे हैं मुझे। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड है हिंदू सक्सेशन एक्ट से, या फिर दहेज प्रथा से, या फिर वुमेन क्या बोलना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस से, या फिर मैरिज एक्ट से, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है कहीं ना कहीं वुमन से। और वुमन के लिए रिजर्वेशन बिल अभी लाया गया है। तो जितना भी इन्फॉर्मेशन आपके पास वुमन से रिलेटेड कोई भी धारा हो, कोई सा भी लॉ हो, उसके बारे में रहेगा तो आप लोग इसको, इस एग्ज़ाम को, CGPSC को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर है, याद रहेगा। तो इसका आंसर होगा डी। क्यों आंसर डी होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो बना हुआ है 1956 में। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो 1961 में बना, अमेंड किया गया 1984 में, उसके बाद 1986 में। क्लियर है। और जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो लाया गया था 2005 में। और जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो लाया गया था 1955 में। इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आंसर निकल के आएगा, वो होगा डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? लागू हुआ पूछा गया है ना। तो ये होगा आंसर 1 अप्रैल 2010 को। अगर पूछा जाता कि कब पास किया गया, इनेक्ट कब किया गया, तो इसका आंसर होता 4 अगस्त 2009 को। प्राइम मिनिस्टर कौन थे अगर पूछा जाता तो मनमोहन सिंह। और जो प्रेसिडेंट थे वो कौन था अगर पूछा जाता तो प्रतिभा देवी पाटिल। क्लियर है, याद रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010। जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताया हूँ आपको कॉपी में नोट करते जाना है और याद रखना है कि ये सारे फैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है उसके अनुसार निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनकी वरीयता के क्रम में व्यवस्थित करने को बोला गया है। ये सवाल भी कहीं ना कहीं पूछा गया था, तो उनके जो ऑप्शन है उनको मैंने थोड़ा सा फेरबदल किया और एक सवाल बनाया है वहाँ से। ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे वाइस प्रेसिडेंट, दूसरे आएंगे हमारे कौन से, गवर्नर विद इन द स्टेट, तीसरे आएंगे वो होंगे पूर्व राष्ट्रपति, चौथे जो होंगे वो होंगे उप
प्रधानमंत्री, और इसके बाद जो होंगे वो होंगे 5वें लोकसभा के अध्यक्ष, जो कि सिमिलर पोजीशन हेल्ड करेंगे किसके साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। क्लियर है। इनमें टोटल 10 पोजीशंस के बारे में मेनली बात होता है, तो ये 10 के 10 पोजीशन आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोग इसको टेबल ऑफ प्रेसिडेंस करके आप सर्च कीजिए गूगल पे, और गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है वो आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और क्या बोलना चाहिए कमेंट में बताइएगा कि हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि आप लोग को CGPSC, CG व्यापम या CGSSB किसी भी एग्ज़ाम में जितनी मदद कर सके हम बिल्कुल करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। ठीक है, अगला सेक्शन पे चलते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो छत्तीसगढ़ GK का, यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट से। चलो अगला सेक्शन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है DPAD से। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि रिकॉर्ड करना है, लेकिन नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता है उसका रीज़न एक है, कुछ दिन पहले, मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो कल जो डेट था, क्या होना चाहिए था, 19 तारीख था जहाँ तक, 19 जून को या फिर इसी आसपास में क्या हुआ कि एक नोटिफिकेशन आया CGPSC का कि ADPPO का एग्ज़ाम होने वाला है। कब होने वाला है, उसका डेट सितंबर में है। और ये जब मैं रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रहा था वीडियो, जिसमें बार बार अटक जा रहा था, उसमें मुझे पता नहीं था कि DPAD उस सवाल का मेरा पहला ही क्वेश्चन था जो मैं देखने वाला था, और इसी वजह से शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था कि DPAD उसमें डायरेक्ट पूछा हुआ था। और इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने उसको रेडी करके रखा था अपने लिए कि मैं आपको बताने वाला था कि जो DPAD है वो बलरामपुर ज़िले में स्थित है, कन्हार नदी के तट पर स्थित है, और इसका जो कन्फ्लुएंस है जिसको उस एग्ज़ाम में पूछा गया था ADPPO के 2021 वाले पेपर में, वो था कन्हार और गलफूला रिवर के जो कन्फ्लुएंस है उस पर ये पर्टिकुलर सवाल बना हुआ था। कौन कौन सा रिवर, कन्हार और गलफूला रिवर। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो ADPPO का पेपर आप जाके देख सकते हैं, जो कि 2021 में हुआ था। जो सेट मुझे मिला था उसमें जो DPAD था वो पहला ही सवाल था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। सामत सरना और रानी पोखर यहाँ पे स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ उत्खनित अधिकांश मंदिर वैष्णव परंपरा से संबंधित है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ जो अधिकांश मंदिर मिले हुए हैं वो हैं शिवा पे आधारित, और शिवलिंग 108 शिवलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ याद रखना है, DPAD के पास में ही एक और है, चैता पहाड़ करके है। उस चैता पहाड़ में कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, कुछ अभिलेख हैं, उसमें जो वर्ड अंकित है ना उसको आपको याद रखना है। वो क्या है, ओम नमो विश्वकर्माय। ठीक है, ओम नमो विश्वकर्माय ये लिखा हुआ है। किस पहाड़ के अभिलेख में अगर पूछा जाए तो चैता पहाड़ के इंस्क्रिप्शन में इस वर्ड को मेंशन किया हुआ है, तो वो भी आप लोग को याद में रखना है। ये पर्टिकुलरली चौथा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर हम लोग को सही कथन का चुनना था। तो 1, 2 और 3 जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है। अब निम्नलिखित में से कौन कौन सी गुफाएं जो है वो सरगुजा में स्थित है, ये सवाल पूछा गया है। आप लोग को भी पता है इसका आंसर, मुझे भी पता है। ठीक है, आंसर वुड बी D, क्योंकि हाथी पोल गुफा, सीता बेंगरा गुफा और जोगीमारा गुफा ये तीनों आसपास ही है, रामगढ़ हिल के पार्ट हैं। रामगढ़ हिल लगातार न्यूज़ पे है, जोगीमारा गुफा लगातार सवाल में पूछ रहे हैं तो आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। सीता बेंगरा को भी ऑप्शन में डाला जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो आप इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। कैलाश गुफा के बारे में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें जानना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा हाथी पोल गुफा भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसीलिए ये सवाल को बनाया गया है। ठीक है, आप लोग का जो SI एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस डिकोड हो चुका है, उसका वीडियो मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ, और आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे कि कैसे इस प्रिपरेशन को हमको हैंडल करना है। CGPSC या फिर CGSSB का कोई सा भी एग्ज़ाम होगा उसको अब हम लोग धीरे धीरे करके डिकोड करने वाले हैं, और उन सब को बताने वाले हैं कि कौन सा पेपर किस हिसाब से हमको हैंडल करना है। पूरा का पूरा बेस जो रहेगा हमारा इस चीज़ को लेके वो रहेगा क्या, PYQ। क्लियर है। चलो एक चीज़ और याद रखेंगे, जोगीमारा केव को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। इसको वरुण देव का मंदिर बोला जाता है, ये किसी सवाल में, किसी पेपर के सवाल में पूछा गया है। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये रिसेंटली 2025-26 में जो पेपर हुआ है उसी में कहीं पे पूछा हुआ है। अशोकन इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलेगा, जोगीमारा केव इंस्क्रिप्शन जिसको बोला जाता है, या फिर अशोकन इंस्क्रिप्शन या फिर मौर्यन पीरियड का इंस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं, जिसका लैंग्वेज जो है जो TDC में पूछा गया था उसको लिया गया है क्या, पाली। और जो स्क्रिप्ट थी इसकी वो कौन सी थी अगर बोला जाए तो ब्राह्मी। क्लियर है।
रेस्टिंग रूम बोला जाता है जोगीमारा केव को, ठीक है। किसके लिए? डांसर के लिए। किस में लिखा गया है अगर बोला जाए तो राम कुमार बिहार का बुक आप लोग एक बारी जाके देखेंगे, जो कि CGPSC और CG व्यापम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, जिसको आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? चलो, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको याद में रखना है। एक चीज़ और याद रख लेंगे, इतना ही जब हो ही रहा है तो जोगीमारा केव में बर्ड और ह्यूमन की पेंटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? नीचे दिए गए कथन असर्शन रीजन के आधार पर सही विकल्प को चुनने के बारे में बात किया गया है। टीन का निष्कर्षण कैसेटेराइट ओर से किया जाता है, बिल्कुल सही है। टीन एक अलौह खनिज है, ये भी सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो ये रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए होना चाहिए इसका आंसर, कि दोनों का दोनों सही हैं, ठीक है। लेकिन जो रीज़न है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है किसको? अपना असर्शन को, ठीक है। एक चीज़ याद रखेंगे, कैसेटेराइट का जो ओर होता है ना वो एक ऑक्साइड ओर है, जिसका फॉर्मूला होता है SnO2, दैट इज़ टीन ऑक्साइड। इसमें क्या होता है 78.8% का आपको टीन जो है बाई वेट एक्सट्रैक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस ओर का, कैसेटेराइट ओर का, वो एडमेंटाइन टाइप का होता है। एडमेंटाइन टाइप मतलब डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑक्साइड का क्लस्टर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब जब इसमें पूछता कि निष्कर्षण कैसेटेराइट ओर से किया जाता है टीन का, तो इसका जो रीज़न जो एक्सप्लेन करता है इसको अगर ये पूछता है तो उसमें क्या हो जाना चाहिए था कि इसका कंपोजिशन है उसको रीज़न में देगा, तभी हम आप लोग बोल सकते हैं कि ये कैसेटेराइट ओर का असर्शन को क्या कर रहा है? पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है, ठीक है। अब जब मान लेते हैं कि रीज़न को ही स्टेटमेंट बना के, मतलब कथन बना के आप लोग को पेश कर दिया गया, तो उसके लिए खुद का रीज़न क्या होना चाहिए था कि इसमें जो लोहे की मात्रा है या फिर आयरन जो है वो मेन कंपोनेंट की तरह नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि टीन एक अलौह खनिज है। क्लियर है? याद रहेगा? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मटनार बराज बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? ये पूछा गया है। इसका सिंपल सा आंसर है वो है इंद्रावती नदी, और ये लगातार अभी क्या बोलना चाहिए न्यूज़ पे है, इसके बारे में बात भी किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये एक टाइप का लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के साथ साथ इसको और क्या बोलना चाहिए, यहाँ पर कहाँ पे प्रेजेंट है? तो जगदलपुर में ये पर्टिकुलर बराज बना हुआ है। आप लोग को एक चीज़ जो मुझे कमेंट करके बतानी है, जो कि आपको रिसर्च करना है, वो क्या है पता है? इरिगेशन कवरेज कितना है इसका, मतलब कितने हेक्टेयर एरिया को ये कवर कर पाएगा, और इसमें अगर बराज बना हुआ है, अगर कोई सा रिजर्वायर है, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी हो सकती है, ये आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है मिनरल ब्लॉक और खनिज। ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, ये जो पर्टिकुलर नाम है कुदारडी, बोदल, छीतापंडरिया और बेलमुंडी, ये सब चीज़ें आपको इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के डॉक्यूमेंट में देखने को मिल जाएगी, वहीं से ये सवाल बना हुआ है। बस बात ये है कि इसमें जो पर्टिकुलर जो लोकेशन है, इसको आप लोग को अगले पेपर में जब पूछेगा तो हो सकता है कि ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ दे कि ये पर्टिकुलर जो मिनरल ब्लॉक्स हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, ठीक है। तो हम लोग सारा चीज़ देखते हैं, मैं बताता हूँ आप लोग को धीरे धीरे करके। अब जो कुदारडी है ये लोकेटेड है कहाँ पे अगर बोला जाए तो मैन पार्ट प्लेटो में, मैन पार्ट का जो पठार है वहाँ पे मौजूद है, जो कि खुद है कहाँ पे? सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में। याद रहेगा, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में कुदारडी है, और इसका एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है यहाँ से बॉक्साइट का। क्लियर है? बोदल जो है वो खुद मौजूद है कहाँ पे? राजनांदगांव पे, और इससे तांबा निकाला जा रहा है। दो नाम आप लोग को याद होगा, हीदर और बोदल। बोदल है वो कहाँ पे है? राजनांदगांव पे, और जो हीदर है वो कहाँ पे है अगर बोला जाए तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, MMA या फिर MMC, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। छीतापंडरिया जो ब्लॉक है वो डोलोमाइट के लिए फेमस है, और वो कहाँ पे मौजूद है अगर बोला जाए तो जयजयपुर तहसील। जयजयपुर तहसील, जो लोग जयजयपुर से होंगे उनके लिए क्लैप्स, ठीक है। जयजयपुर तहसील ऑफ जांजगीर चांपा में ये प्रेजेंट है। कौन सा? छीतापंडरिया का जो मिनरल ब्लॉक है वो। अब जो बेलमुंडी है ना, ये बेलमुंडी रिलेटेड है किससे? हीरा से।
एक सोचने की बात है, हीरा जो है वो मोस्टली बोला जाता है कि गरियाबंद में है, लेकिन आप लोग 2025-26 का जब इकोनॉमिक सर्वे मिनरल वाले सेक्शन को रीड करेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा महासमुंद के एरिया में कि यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, हीरा का भंडार देखने को मिल रहा है। और उसमें से एक जो ब्लॉक है वो क्या है, बेलमुंडी। ठीक है, इसको अगर सही से देखा जाए तो ये प्रेजेंट है, तहसील जो है वो है सरायपाली तहसील में। सरायपाली तहसील के साथ साथ और कहाँ पे, बलौदा बेलमुंडी जो मिनरल ब्लॉक है, डायमंड ब्लॉक है, जो कि खुद प्रेजेंट है कहाँ पे, महासमुंद में। वहाँ पे आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है अगर बोला जाए तो, वो देखने को मिल रहा है हमको हीरा। क्लियर है, याद रहेगा। तो ऑप्शन को मैच करके देखते हैं आप। कुदारडी है बॉक्साइट के लिए, बोदल है वो है तांबा का, छीता पंडरिया है डोलोमाइट का, और बेलमुंडी जो है वो है हीरा का। दैट इज BADC, ऐसा कोई सा ऑप्शन है, ऑप्शन वुड बी बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हमें भोगवतीपुरेश्वर कहा जाता था। हमें चक्रकोट एवं बारसूर को अपनी राजधानी बनाकर दंडकारण्य पर शासन किया। हमने आपको सोमेश्वर देव प्रथम की महान शासक दिए, हम कौन हैं। ऐसा टाइप का जो स्टेटमेंट आता है ना, उसमें आप लोग सबसे अच्छा काम किया कीजिए, वो क्या है पता है, पहले इनको अंडरलाइन किया कीजिए। भोगवतीपुरेश्वर, राजधानी बोल रहा है चक्रकोट और बारसूर, इसके अलावा दंडकारण्य रीजन, उसमें भी सोमेश्वर देव प्रथम। इसको अगर आप लोग सही से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि छिंदक नागवंश के बारे में बात हो रहा है। ये सेम स्टेटमेंट आप लोग इन बाकी 3 के लिए भी रेडी करके रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, टाइटल आपको याद रखना है, उपाधि कौन कौन सी धारण की है इन सारे जो अपना क्या बोलना चाहिए राजवंश ने, इसके अलावा इनका कैपिटल कौन सा था, राजधानी कौन सी थी, वो आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको और जो चीज़ें याद रखनी है वो है प्रोमिनेंट रूलर कौन कौन से थे, मतलब शासक जो थे, बहुत सही जो शासक थे, उनके बारे में भी आप लोग को इसमें ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरंग का भांड देउल मंदिर किस धर्म को समर्पित है, ये पूछा गया है। मैं बोलूँगा कि जैन धर्म को समर्पित है। PYQ का सवाल है, भांड देउल लगातार आप लोग को देखने को मिल सकता है। अब जो अगला सवाल पूछा जाएगा इसमें वो हो सकता है अजर्सन रीजन टाइप का। इसमें आपको एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे अभी आपको AD प्लानिंग का पेपर था ना, नागपुरा दुर्ग वाला जो सवाल था, उसको लगातार नागपुरा को पूछा जा रहा है, तो वो रिलेटेड है नागपुरा भी जैनिज़्म से। तो वैसे ही जैन धर्म से रिलेटेड आरंग का भांड देउल मंदिर, जिसमें तीर्थंकार लोगों की मूर्तियाँ मौजूद हैं, कितने मूर्तियाँ मौजूद है, कितने टेम्पल मौजूद है, और किन किन तीर्थंकार लोगों का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, वो आप लोग मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगल सत्याग्रह का अमरदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये सवाल है। इसका आंसर मैंने आप लोगों को पहले ही बोल चुका था कि ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। रामदीन गोंड को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। किस दिन ये शहीद हुए थे अगर बोला जाए तो 21 जनवरी सन 1939। किस जंगल सत्याग्रह से रिलेटेड थे अगर बोला जाए तो बदराटोला जंगल सत्याग्रह। क्लियर है। ऐसे ही समारू बराई को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये CDM के टाइम पे जंगल सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद की कहानी है ये दोनों के दोनों। ठीक है, बदराटोला और ये जो समारू बराई वाला है, छुई कदान का जंगल सत्याग्रह 1938। ये सारी चीज़ें आप लोग को क्रोनोलॉजी में जमाने को मिल सकता है। यति यतनलाल जैन के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये रिलेटेड है तमोरा जंगल सत्याग्रह से। ठीक है, इससे अगला सवाल जो बनेगा, यति यतनलाल जैन के साथ जो और एसोसिएट्स थे उनका नाम क्या था, उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा एक डेट पूछा जाएगा जिसको ऑलरेडी पूछ चुका है, 9 सितंबर 1930 को ये जो क्या बोलना चाहिए तमोरा जंगल सत्याग्रह था उसको शुरुआत किया गया था। ऐसे ही अयोध्या प्रसाद जैन के बारे में आप लोग को कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ये पकरिया जंगल सत्याग्रह जो कि जांजगीर चांपा जिले में हुआ था अक्टूबर 1930 में। इस डेट को याद रखना है, कहाँ पे हुआ था वो याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि ये वही नेता हैं जिनको जंगल सत्याग्रह स्टार्ट करने से पहले ही क्या कर लिया गया था, कब्जा कर लिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। क्लियर है। जंगल सत्याग्रह का अमरदीप के नाम से कौन प्रसिद्ध है अगर बोला जाए तो रामदीन गोंड। बदराटोला जंगल सत्याग्रह 21 जनवरी 1939 में इनकी ये शहीद हो जाते हैं। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उदयपुर विद्रोह युग्मों पर विचार करने को बोला गया है। कौन कौन से विद्रोह दिए गए हैं, उदयपुर, परलकोट, मुड़िया और कोई। मैं आप लोग से चाहूँगा कि बाल अधीक्षक का पेपर आप लोग जाके देखेंगे एक बारी, माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर एक बार आप लोग जाके देखेंगे। इसके अलावा ADI का पेपर आप लोग जाके देखेंगे। ये मेन एग्ज़ाम थे
जो कि CGPSC ने कंडक्ट कराया था। अगर CGPSC कंडक्ट कराया है तो ये रिपीटिशन क्यों दिख रहा है हम लोग को इन नामों को, वो आपको समझना है। इसके अलावा जो विद्रोह वाला सेक्शन है, ट्राइबल विद्रोह, आप लोग कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या देखते हैं, चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। अभी अब क्या है, उदयपुर का विद्रोह कब हुआ, 1824-25 में। आप लोग मुझे ये बताएंगे उदयपुर का विद्रोह जब हुआ था तो ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट इंडिया का कौन था, ये आप लोग को मुझे बताना है। कल्याण सिंह इसके नेता थे, बिल्कुल सही हैं। परलकोट का जो उदयपुर का जो रिबेलियन है वो 1858 में हुआ था, ठीक है। परलकोट का जो विद्रोह है वो हुआ था 1824-25 में, जिसके नायक जो थे वो कौन थे, गेंद सिंह थे, ठीक है। तो आप लोग मुझे परलकोट के टाइम पे कौन ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट था वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे। और जो मुड़िया रिबेलियन था वो हुआ था 1876 में, और जो कोई रिबेलियन था वो हुआ था 1858 में। इसके अलावा एक और विद्रोह आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उस विद्रोह का नाम क्या है, और इस टाइम पे सिमिलरली और कौन सा विद्रोह हुआ था इस रूलर के पर्टिकुलर टाइम पे, कौन इस विद्रोह के टाइम पे रूलर कौन था उसको आप लोग को बताना है। इसके साथ में भी एक और अगर कोई सा विद्रोह शामिल था, क्योंकि 3 विद्रोह शामिल थे उस पर्टिकुलर रूलर के साथ में, तो वो आप लोग को मुझे बताना है। और रेडी हो जाइए आप लोग इसमें CGPSC से रिलेटेड अजर्सन रीजन टाइप के क्वेश्चन के लिए, जो कि जल्दी ही आपको देखने को मिल सकता है। अजर्सन में आपको देगा कि कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और कौन किया था, ये 3 चीज़ें आप लोग को अजर्सन में देंगे वो, और रीज़न में पूछा जाएगा इसका उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें आप लोग को अजर्सन और रीज़न में साइमल्टेनियसली देखे को मिलेगी तभी आप लोग ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगर दोनों में भी थोड़ा सा मिसकंटिन्यूटी आप लोग को देखेगा तो आप लोग उसका आंसर जो है वो बी लेके चल सकते हैं, या फिर अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट रहेगा तो सी या फिर डी ऑप्शन आप लोग लेके चलेंगे, ठीक है। जो मैंने फॉर्मेट बताया उसको आप ट्राई करके देखिए अपने, आप जिस भी पेपर का मतलब जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट दे रहे हैं आप वहाँ पे इन आइडियाज़ को ट्राई करके देखिए। अगर आपको सही लगे कि ये जो रूल है वो बिल्कुल सही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग पहले चीज़ों को ट्राई करके देखें ताकि आपको भरोसा हो सके। ऐसा ही आपको और सवाल देखने को मिल सकता है हमारे संकल्प के टेस्ट सीरीज़ में, है ना, जो कि फ्री में चल रहा है बिल्कुल। 10 पेपर आप लोग को दिया जाएगा। चौथा पेपर जो है वो कंडक्ट किया जा चुका है, जो कि टोटल स्कीम पे बेस्ड था। यहाँ पे आप लोग को 60 सवाल दिए गए थे, जो कि थे 2, 3 या 4 स्टेटमेंट बेस्ड पे, जैसा कि CGPSC पूछता है ना। तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। क्लियर है, आप लोग उसको ट्राई कीजिए और बताइएगा कि आपको सवाल कैसे लगे। क्लियर है। अब देखो, मुड़िया विद्रोह है, उसके नायक जो थे वो थे झाड़ा सिराहा। कोई विद्रोह के नायक थे वो थे नांगुल दोरला। क्लियर है, याद रहेगा। चलो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 और 4, क्योंकि गलत युग्मों को पूछा गया है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में निम्नलिखित व्यक्तियों का योगदान था। किसका किसका योगदान था वो पूछा जा रहा है। मैं आप लोग को पहले ये बता देता हूँ कि जो राष्ट्रीय विद्यालय बना था वो बना था 5 फरवरी 1921 को। ये डेट आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। CGPSC और CGVAPM के एग्जाम में कंटिन्यूसली इसको पूछा जाता है। इस विद्यालय को इस्टाब्लिश करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई गई थी। वो कौन थे, माधवराव सप्रे जी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो संचालन में सहयोग किया गया था वो किया गया था पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। तो ये दोनों नाम तो है नहीं यहाँ पे, जो बाकी नाम है उनको देखते हैं। बद्रीनाथ साव का नाम दिया गया है, ये एक्चुअली थे बिलासपुर में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। बंसीधर पांडे बिल्कुल सही है। महंत लक्ष्मी नारायण दास जी ये भी इसमें इन्वॉल्व थे। बलदेव प्रसाद मिश्र नहीं, ये यहाँ पे नहीं थे, ये थे राजनांदगांव पे। और ND दानी जो थे वो थे कहाँ पे, ये रायपुर विद्यालय की स्थापना में ये भी सहयोगी बन के आए हुए थे। जो बलदेव प्रसाद मिश्र है और कौन है, बद्रीनाथ साव, ये दोनों हमको ऑप्शन में नहीं चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कोई सा दिख रहा है क्या, 2, 3 और 5 चाहिए हमको। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 1, 4, 5। ओह सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत हो गया है। यहाँ पे 2, 3 और 5 होना चाहिए था। ये वाला क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा ऐसे में। आंसर फिर भी आप लोग को याद रखना है, विलोपित हुआ है तो क्यों हुआ है ना। तो कौन कौन होंगे, बंसीधर पांडे, महंत लक्ष्मी नारायण दास और ND दानी। ये वाला सवाल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप आंसर को इसको याद रखेंगे क्योंकि ये मेंशन्ड है डायरेक्टली कहाँ पे, राम कुमार बिहार का जो हिस्ट्री का बुक है वहाँ पे भी इस चीज़ को आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है। चलो
क्वेश्चन नंबर 11 जो है, छत्तीसगढ़ की कौन सी परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, सिर्फ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में नहीं बात कर रहा है, उसमें एक कंपोनेंट जो है वो है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जिसको और क्या बोला जाता है, एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम भी बोला जाता है, उसके अंदर शामिल है। ये पूछा गया है, ये पर्टिकुलरली मेंशन्ड है केलो परियोजना के बारे में लेके। इकोनॉमिक सर्वे 2025 का आप ये वाला सेक्शन को जाके आप लोग देखेंगे, आप लोग को पता चलेगा कि केलो परियोजना ही एक ऐसा परियोजना है जो कि PMKSY AIBP के अंदर में सम्मिलित है। बाकी ये जो 3 नाम दिख रहे हैं आपको, खारंग, मनियारी और केलो, ये तीनों के तीनों ऑल दो PMKSY PM कृषि सिंचाई योजना के अंदर में शामिल है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में जो मेंशन किया गया है PMKSY AIBP किसके लिए मतलब कौन परियोजना जो है वो AIBP के अंदर लागू है, तो वो है केलो परियोजना। उसके अलावा जो देऊर गांव बैराज परियोजना आपको दिख रहा है, ये भी बनाया जा रहा है इंद्रावती नदी पे, इसको भी आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा ये अभी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पे प्रायोरिटी पे आप लोग का होना चाहिए, क्योंकि इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने इसको भी मेंशन करके रखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को लंबाई, चौड़ाई और गेट की जो लंबाई है वो आपको याद होनी चाहिए, जो कि मेंशन है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देऊर गांव से रिलेटेड जो इरिगेशन कैपेसिटी है उसको भी आप लोग को याद में रखना है, और याद में अगर रख रहे हैं आप तो क्या करना है, देऊर गांव परियोजना को पूरी तरीके से तैयार रखना है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि सिद्ध बाबा जलाशय के बारे में इन्होंने पूछ चुके हैं, जो कि लमती नदी पे बनाया गया था, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बोल रहा है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर दैट इज IIDC छत्तीसगढ़ में एकीकृत औद्योगिक विकास केंद्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। बिरकोनी बिल्कुल है, कहाँ पे मौजूद है अगर बोला जाए तो महासमुंद में, ठीक है। नयनपुर गिरिवरगंज ये भी IIDC है, कहाँ पे मौजूद है, सरगुजा में। लखनपुरी जो है वो है कांकेर में, ये भी एक IIDC है। और हरिन छपरा अभी अभी आप लोग को सवाल में देखने को मिला था किसी एग्ज़ाम में, है ना, वो कहाँ पे है, कबीरधाम में, ठीक है। तो चारों के चारों सही हैं, आंसर वुड बी डी। अब जो अगला सवाल आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा अजरसन रीजन टाइप का, जो कि CGPSC आप लोग को पूछेगा या फिर व्यापम भी पूछ सकता है, जिसमें क्या होगा, अजरसन में वो देंगे क्या, लोकेशन दे देंगे कि जो ये पर्टिकुलर बिरकोनी जो है वो एक IIDC है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, महासमुंद में प्रेजेंट है, ऐसा करके आपको दे दिया जाएगा। और जो रीज़न है उसमें लिखा जाएगा कि जो IIDC है उसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। अगर डेफिनेशन और लोकेशन एक साथ आपको अजरसन और रीज़न में देखने को मिलेगा, तभी आप मान के चलेंगे कि रीज़न जो है वो अजरसन को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर दोनों किसी भी लोकेशन के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं तो आप ये लेके चलेंगे कि रीज़न और अजरसन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऑल दो अजरसन और रीज़न जो हैं वो दोनों इंडिविजुअली बिल्कुल करेक्ट हैं। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोला गया है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, यह एक केंद्र प्रायोजित का मतलब स्टेट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नहीं बिल्कुल गलत है, ये सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था अगर बोला जाए तो 15 फरवरी सन 2024 में, 15 फरवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया। और ये एक सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है जिसमें क्या किया जा रहा है, अंतर्गत लाभार्थियों के परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता पंजीयन एवं ग्रिड एकीकरण हेतु CSPDCL एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। बिल्कुल सही है। योजना में स्थापना और रख रखाव हेतु जमीनी स्तर पर प्रशिक्षित कुशल मानव संसाधन तैयार करने का भी प्रावधान है। ये एक पर्टिकुलरली स्पेशल पॉइंट है, इसको आप लोग याद करके चलेंगे और ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट पहला ही बस गलत है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, 3 और 4, ठीक है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में सवाल पूछा जा रहा है, लगातार पूछ रहा है CGPSC, CG व्यापम, CGSSB भी इसके बारे में पूछेगा। तो आप लोग को ट्राई करना है कि जितना इन्फॉर्मेशन हो सके वो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बोल रहा है छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार दियना के अंजोर के लेखक कौन है। याद होगा कि ये CGPSC मेंस के पेपर में भी पूछा गया है ना। लगातार मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस कनेक्टेड है, प्रीलिम्स और मेंस कनेक्टेड हैं,
तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कैसे सवाल बनते हैं, कैसे उसको हमको डील करना है। ठीक है, अब क्या है, शिव शंकर शुक्ल एक ऑप्शन में डाला है, यही सही ऑप्शन है, लेकिन एक जगह आपको बंशीधर पांडे को ऑप्शन में लिया हुआ दिखेगा। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है सिविल को जो जजेस था उसका एग्ज़ाम या फिर कोर्ट मैनेजर का एग्ज़ाम में ही इस सवाल को पूछा गया था बंशीधर पांडे को लेके कि छत्तीसगढ़ में पहली नॉवल को प्रचार करने वाले जो व्यक्ति हैं, है ना, उनका नाम आपको बताना था। ये सवाल पूछा गया था, आप लोग उसको एक बारी जाके देखेंगे, इसीलिए ये पर्टिकुलरली बंशीधर पांडे जी को यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के निवास स्थान को पूर्वा कहा जाता है? तो इसका आंसर है वो है बैगा। ठीक है, भुंजिया के पास एक क्या बोलना चाहिए, प्रीलिम्स 2021 सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का एक सवाल है जिसमें लाल बंगला पूछा हुआ था आपसे, है ना। लाल बंगला जो किचन होता है वो भुंजिया का, है ना, उसको पूछा गया था, तो आप लोग उसको याद रखेंगे। बिरहोर गिटियोना इनका यूथ डॉर्मेटरी होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। कमार को याद रखेंगे इनका ऑक्यूपेशन को लेके कि ये लोग क्या करते हैं, पोहा बना कमार जो हैं वो क्या काम करते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना, ये सारे के सारे जो हैं वो पीवीटीजी डेजिग्नेटेड हैं सेंट्रल और स्टेट के द्वारा, है ना। तो आप लोग इस पीवीटीजी को कभी नहीं छोड़ सकते। पूर्वा जो है वो रेजिडेंस होता है बैगा ट्राइब का। ऐसे ही बाकी ट्राइब्स के बारे में, जो जितने भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उसके बारे में आपको जितना डिटेल हो सके उतना रखना पड़ेगा। एक एग्ज़ाम में मैंने देखा था कि अबूझ माड़िया के बारे में पूछा हुआ है बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो उससे रिलेटेड भी जितना इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हैं सीजीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, सीजीएसएसबी और सीजीएवापम के एग्ज़ाम के लिए, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए वो बेहतर साबित होगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुड़ुख जनजाति, उरांव जनजाति भी बोल सकते हो आप इसको, है ना, उसके निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। बेंजा नलना विवाह नृत्य होता है, बिल्कुल सही है। चाली जो होता है वो आंगन नृत्य होता है, बिल्कुल सही है। और जो खद्दी जो होता है सरहुल नृत्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जो जनजाति होती है वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों के साथ में भी क्या करती है, अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो कुछ जो जनजाति मेन जनजाति है जो दूसरे राज्यों के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है, उनसे आप इनका इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टेट में सारा इन्फॉर्मेशन इस जनजाति के बारे में आपको देखने को मिले, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसको निकाला गया है उड़ीसा और झारखंड के वेबसाइट से, मैंने थोड़ा सा ट्राई करके निकालने का इसको ट्राई किया है। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इस राज्य की दंडामी माड़िया जनजाति के स्मारक स्तंभों को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, मेमोरियल पिलर ऑफ दंडामी माड़िया जनजाति को बोला जाता है क्या, गुड़ी। ये सवाल पूछा गया है ना। दंडामी मतलब कौन सी जनजाति में स्मारक स्तंभ होते हैं, ये पूछा गया था किसी पेपर में, वहाँ से ये सवाल को बनाया गया है। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे कि लोनू, वेंदू कोरमा और माड़ी किस ट्राइब से रिलेटेड है और वो क्या चीज़ें हैं, वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। मैं आपको वेंदू कोरमा का बताने का ट्राई करता हूँ। इसको हाउस जो होता है माड़िया ट्राइब का जो हाउस होता है उसको बोला जाता है क्या, वेंदू कोरमा। और जो माड़िया ट्राइब है वो कोई से भी माड़िया ट्राइब हो सकते हैं, दंडामी माड़िया भी और बाइसन हॉर्न माड़िया भी हो सकते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पंचायती राज अधिनियम और उसके प्रावधान को सुमेलित करने की बात की गई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट ही हम लोग इसको बात करेंगे, इस पर ज़्यादा कोई तामझाम नहीं होगा। डी जो है 129 आप लोग को दिख रहा है कि पंचायत का अंकेक्षण, है ना, ये एकदम सही है। तो हम लोग को ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं जो कि 4 का डी हो, बाकी दोनों जो है वो गलत हो गए। ठीक है, 118 में मान के चलता हूँ कि शायद आप लोग को नहीं पता होगा, ये रैंडम हो जाएगा, लेकिन इसका जो है वो है क्या, पंचायत अभिलेखों का निरीक्षण सेक्शन 118 में लिखा हुआ है। 121 जो है वो रिलेटेड है निर्वाचन संबंधी मामलों का न्यायालयों में हस्तक्षेप पर रोक, 121 को है। और 122 जो है वो है निर्वाचन याचिका को लेके। क्लियर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का डी। 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का डी, ऑप्शन वुड बी बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ में संचालित प्रमुख नक्सल विरोधी अभियानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोला गया है। दंडकारण्य के कर्रेगुट्टा के क्षेत्र में 21 अप्रैल से 11 मई तक
एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी जिसको बोला जाता है, ऑपरेशन कगार भी बोल सकते हैं आप लोग। ये सारे जो नाम है वो अनऑफिशियल टाइप के हैं, है ना, तो इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते हम लोग। 21 अप्रैल से 11 मई के बीच में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया कर्रे गुट्टा की पहाड़ी में, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस अभियान में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमाओं पर संयुक्त रूप से संचालन किया गया, बिल्कुल सही है। प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवा राजू इस अभियान में मारे गए, गलत है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कर्रे गुट्टा पहाड़ी के क्षेत्र में ये नंबाला केशव राव मारे गए हैं, जबकि नंबाला केशव राव उर्फ बसवा राजू जो हैं वो अबूझमाड़ रीजन पे इनका एनालिशन किया गया था, इनको असैसिनेट किया गया था। क्लियर है, याद रहेगा अबूझमाड़ रीजन। तो तीसरा तो गलत हो जाएगा। जनवरी 2025 में गरियाबंद जिले में एक अन्य मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता जयराम उर्फ चलपति मारे गए, ये बिल्कुल सही है। आंसर वुड बी 1 2 का 4 3 गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नक्सलिज्म से रिलेटेड हमारा एक वीडियो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, उसका पूरा कंटेंट रेडी हो चुका है, जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपको CGPSC और CGSSB के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो आप उसको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको नक्सलिज्म से रिलेटेड जो वीडियो है और जितना एनरिच्ड कंटेंट हो सकता है वो सारा आपको जितना जल्दी से जल्दी इस जगह पे आपको मिल सके। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत में वामपंथी उग्रवाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इतिहास के संबंध में स्प्रिंग थंडर शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोला गया है। इसका प्रयोग मूल रूप से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1967 में नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह के स्वागत में किया था, बिल्कुल सही है। कम्युनिस्ट पार्टी चीन के याद रखना है, 1967 के डेट को याद रखना है, ठीक है, इन नामों को याद रखना है। इसने चारू मजूमदार, कानू सन्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में नक्सलवादी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत को चिन्हित किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनर्वर्तीकरण करने हेतु सशस्त्र संघर्ष चलाना था, ये भी सही है। इन तीनों स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे, ये आपको हमारे अगले जो नक्सलिज्म से रिलेटेड जो वीडियो आने वाला है उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है? अगला सवाल पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का नाम अभी परिवर्तन किया जा चुका है, इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। देखिए, सबको पता है कि राजकुमारी है कोई, और इतना पता है कि राजकुमारी है तो हमने चारों ऑप्शन में आपको एग्जामिनर के ट्रैप बिछाने के लिए सब में राजकुमारी नाम दे दिया है। सबको पता है अमृत कौर सेंट्रल कैबिनेट में जो बना था उसमें एक मेंबर थी, इसलिए पहले ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा राजकुमारी अमृत कौर। वन देवी एक अभी पर्टिकुलर किसी PYQ में एक ऑप्शन के रूप में थी, है ना, तो वन देवी क्या बोलना चाहिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। राजकुमारी देवी भी इसीलिए आपको यहाँ पे एंटर किया गया है ताकि आप इन दोनों से कंफ्यूज हो जाए। एक्चुअली जो नाम है वो क्या है? राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय इसका नाम है। ठीक है, भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन छत्तीसगढ़ में केवल किस स्थान पर हुआ था? इसका आंसर है खैरागढ़। ये भारत रंग महोत्सव 2025 आप लोग को याद होगा CGPSC प्रीलिम्स के एक सवाल में इसी से रिलेटेड थीम को पूछा गया था, और पूछा गया था कि ये जो पर्टिकुलर थीम है वो किस महोत्सव से रिलेटेड है, इसीलिए ये सवाल को बनाया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये एक जगह पे हुआ था। इसका मतलब क्या है? जो स्टैटिक है हमारा वो कहीं ना कहीं करंट से भी रिलेटेड है, तभी ये सवाल बन के आ रहे हैं। हम लोग एक आध वीडियो ऐसा भी ट्राई करेंगे जिसमें आपको हम करंट से स्टैटिक को कैसे जोड़ना है इसको आपको बता सकें। क्लियर है? आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे कि खैरागढ़ में हुआ है, लेकिन जो भारत रंग महोत्सव था वो कंडक्ट कौन कराता है, ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, और इसके इस साल के एम्बेसडर कौन थे, ये भी आप लोग अपने नोटबुक में एंटर करके रखेंगे क्योंकि इससे भी सवाल आपको देखने को बिल्कुल मिल सकता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को वर्ष 1955 में प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? ये एक सवाल है। आप लोग को कुछ चीज़ याद रखना है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी 1955 में इनको प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है ना। वो किस चीज़ के लिए मिला था अगर पूछा जाए तो हीम तरंगिणी नामक जो इनकी रचना थी उसके लिए। ये बाकी जो रचना है ये भी इन्हीं से रिलेटेड है, तो आपको इसको भी याद रख के चलना है। जो बाकी ये जो जितने 4 ऑप्शन है ये सारी के सारी रचना किनकी है? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से सवाल इस साल पूछा जाना स्वाभाविक है, तो आप लोग इनको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? हीम तरंगिणी। क्लियर है? चलो
क्वेश्चन नंबर 24, रायगढ़ के तलाईपाली में 10,000 करोड़ की कोल टू सीएनजी परियोजना स्थापित करने का योजना किस संस्था का है? आंसर है एनटीपीसी का। आपको इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन देना था, इसीलिए मैंने बोला है कि तलाईपाली भी एंटर कर दिया है, कितने का एमओयू साइन हुआ है वो भी बता दिया है, कोल टू सीएनजी का परियोजना भी है। मतलब ये खुद में एक 4 सवाल के बराबर है। ठीक है, एनटीपीसी इसको कंडक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं और ये लास्ट होने वाला है। विकासशील छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं, इनके ऊपर अभी किसी एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है, शायद टीडीसी में ही पूछा गया था ये सवाल। विकासशील को आप पूरी तरीके से याद रखेंगे। अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त अभी इनको अपॉइंट कर दिया गया है। गणेश शंकर मिश्रा छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ के राज्य नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? ये आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइएगा, ताकि आप लोग अपने इन्फॉर्मेशन के साथ में क्या कर सकें, एनरिचमेंट बढ़ा सकें। अंकित आनंद जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र SCR के CEO हैं, बिल्कुल सही है। चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज़ 1, 2, 3 और 4। ठीक है, एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जब छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बने हैं विकासशील, वो कब बने हैं? सितंबर 2025 में। डेट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुख्य सूचना आयुक्त अमिताभ जैन, जो कि पुराने हमारे मुख्य सचिव हुआ करते थे, वो अपॉइंट कब हुए हैं? जनवरी 2026 में। डेट आप लोग मुझे बताइएगा। गणेश शंकर मिश्रा जो है वो मार्च 2026 में उपाध्यक्ष बनाए गए स्टेट नीति आयोग के। तो आप लोग मुझे इन तीनों का डेट भी बताइएगा कि कौन से डेट में इनको अपॉइंट किया गया है। क्लियर है? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बिल्कुल बताएं कि हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपको और सहूलियत हो और आप एग्ज़ाम क्रैक करने के इस दौड़ में बहुत आगे रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रेवती रमन देवांगन। आई हैव सर्व्ड एंड आई विल ऑलवेज बी ऑफ सर्विस। थैंक यू।